की गई थी। BHEL को लेकर यहां पर बड़ा मुद्दा जो है वो गर्माता चला गया है। हरीश रावत अब बीजेपी पार्टी पर पलटवार करते भी नजर आए। तो फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से अब यहां जो पूर्व सीएम रह चुके हैं हरीश रावत, वो किस तरह से आरोप लगाते नजर आए। पब्लिक सेक्टर में काम कितना हुआ है इस पर भी आरोप लगाए गए हैं और BHEL को लेकर जो जमीन मामला सामने आया था उस पर भी बात करने की कोशिश की गई। हरिद्वार स्थित BHEL की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठा दिया है और हरिद्वार पहुंचे हुए हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगा दिए हैं। तो हरीश रावत ने कहा कि यहां सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की नजर भले ही यहां जमीन पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यहां इन्वेस्टर समिट का काफी हल्ला हुआ, लेकिन इन्वेस्टर में किस तरह से काम हुआ वो सबके सामने था। इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। तो BPL कार्ड धारकों के लिए भी आंदोलन करने की बात कही गई थी। हरीश रावत ने यहां कहा कि हजारों लोगों के लिए वो आंदोलन भी करेंगे। इसके अलावा हरीश रावत ने UCC, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह से सरकार को घेरा। जो है इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब BPL के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में है, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। BHEL को नुकसान न पहुंचे, यदि BHEL की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ BHEL के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज धरातल पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब और 2018 में भी इसी तरीके का एक समिट हुआ था जिसमें 1,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे, तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं ये भी कहाँ कहाँ हैं, आसमान में कहाँ कहाँ तैर रहे हैं, जरा आप देख लेंगे तो हमको भी बता। तो हरीश रावत का उत्तराखंड के अंदर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से वो महंगाई और सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। UCC का मुद्दा भी उनकी तरफ से यहां उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर इस दौरे को मद्देनजर रखते हुए यहां 2024 की लोकसभा चुनावों में किस तरह से अपने सारे मुद्दे सामने रखे जाएंगे, उन्हें बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जनता के बीच में जाने की कोशिश हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरी तरह से हमलावर यहां भारतीय जनता पार्टी पर हैं। लेकिन बताते चलें कि मीडिया को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दे दी है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी मोदी से राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भारत रत्न मिल गया। उन्होंने कहा कि अगली सरकार भाजपा की केंद्र में नहीं यहां पर बनेगी, बल्कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न देते तो अच्छी बात रहती। इस तरह से कई तरह की टिप्पणियां भी करते नजर आए। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन से नीतीश के जाने के बाद पैदा स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा और नीतीश को तो अपने ऊपर मोहर लगानी थी पलटू राम नंबर 1 की, तो इसलिए नीतीश को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जहां ममता और अरविंद केजरीवाल की बात है तो वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, वो हमारे साथ चलेंगे। चलिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी से, तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन मुझको तो अपने पंडित जी की चिंता है, मुरली मनोहर जोशी जी की। अगले साल तो इनकी सरकार आएगी नहीं, तो इस साल उनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे देते तो अच्छी बात थी। ये सब ठीक हो जाएंगे और नीतीश जी पर आपने अपने पर मोहर लगानी थी पलटू राम नंबर 1 की, वो मोहर उन्होंने लगवा ली, इसलिए नीतीश जी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, जहाँ तक ममता जी केजरीवाल इत्यादि हैं, केजरीवाल जी हैं, ये हमारे गठबंधन के नेता हैं और साथ चलेंगे। तो अंतरिम बजट में किस तरह से यहाँ पर नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए काम किया गया है वो भी सामने रखा गया, लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से बजट से कई लोग जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस सचिव अरुण चौहान ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस बजट को चुनावी बजट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में पंचायत नगर पालिकाओं को शून्य कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव के अनुसार जब समाज विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा, इस तरह से बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये बजट जमीनी सतह पर नहीं उतर पाया है और जमीनी सतह पर पहुंचने के लिए समय लगेगा। अरुण चौहान ने कहा कि 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो
ब्याज है, उसके साथ साथ कर्ज है, वो बताया गया। कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ने की कोशिश की गई। 2023-24 में ये कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। 9 साल में भारत पर 192% कर्ज बढ़ा है। और अगर भाजपा सरकार के विकास की परिभाषा यही है तो आने वाले समय में देश का क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये बजट चुनावी बजट है। इसमें समाज के जो गरीब वर्ग है, आम जनता है, उसके लिए कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। पंचायतों में और नगर पालिकाओं में बजट शून्य के समान है, कुछ नहीं दिया गया है। और आप ये देखिए कि देश किस ओर जा रहा है। हमारे देश की जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में 55 लाख करोड़ कर्ज था और आज हमारे देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार कहती है देश को विकसित करेंगे। अरे देश का विकास और विकसित जब होगा जब नीचे से करेंगे आप। जब नीचे आप नगर पालिकाओं को और पंचायतों को जब आप उनको आगे लाएंगे तभी तो देश का विकास होगा। आपने देखा इस बजट के अंदर रोजगार के कोई संबंध नहीं है, ना उद्योग, ना व्यापारियों से, ना युवाओं का। इसमें किसी के लिए कोई भी राहत का नहीं है और महंगाई से किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। ये ज़मीनी बजट नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, इस बजट के अंदर जो भी चीज़ दी गई है सिर्फ़ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति इसमें और कॉरपोरेट के लोग जो हैं उनके लिए बजट है। ये आम आदमी का बजट नहीं है। ये बहुत ही छोटा और निराशाजनक। तो हरिद्वार में यहाँ पंचायत बोर्ड की भी बैठकों का आयोजन किया गया है और बैठकों में किस तरह से मुद्दों को गिनाया जा रहा है वो आपको बताते चलें, क्योंकि पंचायतों में कितना विकास हुआ है उसको लेकर भी बात हो रही है। 68 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट रखा गया था और बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जनपद में जिला पंचायत द्वारा बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं और उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार जनपद को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए। और सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्ताव माने गए हैं और 68 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। आने वाला साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है, उसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है उस पर ही हमारा ये मीटिंग हुई है। देख रहे होंगे पूरे ज़िले में जिला पंचायत का कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे खड़ंचे का हो, चाहे पानी का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे जो हमारे शमशान घाट है, मुरद घाट है, उनका सफाई का, उनकी सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे मंदिर का हो, अनेकों काम चल रहे हैं। और अब की बार तो जिला पंचायत ने जो हमारा कावड़ मेला चलता था उसमें भी जिम्मेदारी दी गई थी उसकी सफाई का, पानी का। जो हमारे शिव भक्त है, जो कावड़ी आते हैं, उनकी ठहरने की, भोजन की व्यवस्था भी जिला पंचायत ने की थी। तो लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन भी आप देखिए किस तरह से हरकत में आ गया है। एसएसपी की तरफ से भी बैठकों का दौर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाकों के अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चुनावों के दौरान रहने वाली है, इस पर मंथन किया जा रहा है। बताते चलें कि उत्तराखंड के अंदर एक एक करके बैठकें यहाँ पर एसएसपी की तरफ से भी की जा रही है कि थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि आखिर लोकसभा चुनावों में किस तरह से काम करना है और बॉर्डर पर भी पैनी नजर किस तरह से रखनी है।
तो यहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरिद्वार के एसएसपी ने मेला नियंत्रण भवन में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विशेष रूप से अभी शराब की तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर निरंतर चेकिंग अभियान चलाने के साथ साथ कई और बिंदुओं पर भी चर्चा की। तो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी अफसरों से सुझाव लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर पर नियंत्रित दोनों राज्यों की पुलिस चेकिंग करेगी। ये इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस के अनुरूप जो हमारे बॉर्डरिंग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी, जिसमें हमारी जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, जो चेक पोस्ट हैं उनका जो कहाँ पर प्लेसमेंट होगा उसका स्थलीय निरीक्षण कल भी हमने किया था, आगे भी लगातार हम करेंगे। और किस तरीके के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन हम लोगों को एक दूसरे से और बेहतर करना है, इस संबंध में एक विस्तृत परिचर्चा इस पर की गई है। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जैसे लाइसेंस के व्यापार क्योंकि बहुत समस्याएं होती हैं, तो उसको लेकर क्या हुआ? इसमें खासकर एक तो खैर लाइसेंस जो वेपन्स हैं उनका जब्तीकरण, उनको जमा कराना, और जो इलीगल जो लाइसेंस हैं, इलीगल जो वेपन्स हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करना, इलीगल जो हमारे लिकर आ रहा है उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उस पर जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना, और उसमें जो लोग इसमें लगे हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो दोनों ही जगह से होनी चाहिए। उस संबंध में जो सूची का आदान प्रदान हमारे द्वारा किया गया है, और उस पर इसके साथ साथ जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम लोग यहाँ से करते हैं, जिला बदर की कार्रवाई, उसमें भी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको साथ सूची का आदान प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल हाँ, इसमें जो पोरस बॉर्डर हैं, खासकर ऐसी जगह पर जहाँ से लगातार तस्कर इस तरीके की रास्तों का यूज़ करते हैं, उस पर हम लोगों की एक जॉइंट टीम हम लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, उस पर शीघ्र ही कार्रवाई भी की जाएगी। तो विकासनगर के अंदर भी आप देखिए किस तरह से टूरिज्म जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही बाहर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर भी शुरू हो चुका है। विकासनगर के चक्राता में देर रात से बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सीजन की दूसरी बर्फबारी को लेकर जहां एक और सैलानियों और किसानों के चेहरों पर खुशी है, तो वहीं लोगों को बर्फबारी से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानियों को भी भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द ही शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए थे। वहीं शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है, और खेल मंत्री का कहना है कि कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत कराया गया है, और केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्य को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का भी प्रशिक्षण कर लें और उसके बाद ही जल्द से जल्द लाइसेंस उपलब्ध करा दें। शूटर्स हैं, स्वाभाविक रूप से उनको शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता रहती है, और ऐसे हमारे प्लेयर जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जब उनको अभ्यास करने के लिए जब लाइसेंस ही इशू नहीं होगा तो वो अभ्यास क्या करेंगे। तो चूंकि मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई। और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है, और प्रतियोगिता प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है, और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है मैंने किया है, और मैंने इसके लिए डीजीपी को आवश्यक दिशा निर्देश इस दिशा में देने के लिए भी कहा है। मुझे उम्मीद है कि चूंकि वे इस विभाग में पहले भी काम कर चुके हैं, वो इस समस्या से अवगत हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कोई उचित कार्रवाई करेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है।
उन्होंने बताया कि उनके लिए ये हर्ष का विषय है। वहीं भाजपा प्रदेश जो कि प्रवक्ता हैं हनी पाठक, उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। लालकृष्ण आडवाणी काफी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा की नींव है जो उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि आडवाणी जी का योगदान इस देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा रहा है और आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद आडवाणी जी के संघर्ष पे पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस संघर्ष को, लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में उनके योगदान को और जो भी आज बड़े बड़े इशूज जिनका समाधान हमारी सरकारें कर पा रही हैं उसको लेकर जन जागरण को जो उन्होंने किया समय समय पर, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है और उनको जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये हम सब पूरे देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय, बड़ा हर्ष का दिन है। देखिए, ऐसा है, जनसंघ के समय में पार्टी की नींव रखने वाले सबसे वरिष्ठतम हमारे अगर कोई का है व्यक्ति तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी हैं और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है उसका सौभाग्य हम लोगों को देखने को मिला है। तो उसके लिए भी सबसे बड़े आंदोलनकारी अगर कोई रहे हैं तो हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी ही रहे हैं। उनको अगर ये भारत रत्न मिल रहा है तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है और हम इसको बहुत ही ज़्यादा गौरव की दृष्टि से देखते हैं और हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देहरादून में ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसोनी ने सरकार पर निलंबित उद्यान निदेशक यानी कि एचएस विवेजा को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को अंजाम देने के बाद विवेजा अब हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकामयाब रही है और विवेजा को ही यहां बचाने के लिए सरकार ने पहले भी सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास किया था। अब उन्हें बिना कार्यवाही कार्यमुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विवेचा यहां पर हिमाचल प्रदेश चले गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही मुश्किल हो जाएगी और इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हिमाचल जाने से रोके और जिससे मामले की सही से जांच हो सके। प्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर? और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। तो 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र होने जा रहा है, जिसके तहत आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रालय की बैठक यहां पर आयोजित होगी। वहीं विपक्ष भी विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस विधायक आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि विशेष सत्र में प्रदेश के ही ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। और ये भी बताते चले कि यहाँ आप देखिए इस बार विशेष विधानसभा सत्र में यूसीसी और 10% क्षेत्रीय या आरक्षण के ड्राफ्ट पर भी मोहर लग सकती है। 5 फरवरी से जो है विधानसभा का सत्र जो है आहूत किया गया है और 8 तक जो है सत्र चलेगा। सत्र की अवधि बहुत कम है और प्रदेश के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाने का काम करें, सरकार को घेरने का काम करें। और इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है 4 फरवरी को जो है नेता प्रतिपक्ष ने आहूत की है, उस समय हम अपनी रणनीति तय करेंगे। तो 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है।
एसएसपी देहरादून ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को भी ब्रीफ किया गया है। इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रेस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों से मीटिंग कर ली गई और ब्रीफिंग करके इसमें दून विश्वविद्यालय की ओर से समान नागरिक संहिता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समान नागरिक संहिता समिति की सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और इस कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चे और अध्यापक भी शामिल रहे। सरकार ने मैं लाइन पढ़ रही कि आपके नोटिस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं। अब ये ड्राफ्ट अभी सरकार के पास है, उसके बाद ये आज कैबिनेट में अप्रूव होकर विधानसभा में आएगा, तो अभी ये उन्हीं की संपदा है। तो एक बार ये डिस्कशन के लिए आएगा पब्लिक फोरम में, तभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। अभी हमने उनको जमा किया। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य रही हैं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड सरकार का जब से चुनाव हुआ है, उत्तराखंड की जनता से ये उनका वादा था कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करेगी और उसको राज्य में लागू करेगी। आज के 21वीं शताब्दी के दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रह करके आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार के कानून की, इस प्रकार के ड्राफ्ट की राज्य को ही नहीं बल्कि देश को आवश्यकता है। कोई अपने आप को एक विशेष वर्ग में रख करके आगे नहीं बढ़ सकता और इस प्रकार के ड्राफ्ट जिसमें यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें सबका हित समाहित हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट कमेटी के जो सदस्य थे वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक गए। जो राज्य का प्रथम गांव है वहां से लेकर के और दिल्ली तक जहां प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं उनके साथ संवाद हुआ। समाज के प्रत्येक वर्ग से उन्होंने संवाद करने की कोशिश की और संवाद स्थापित करने के बाद जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन सुझावों पर यह ड्राफ्ट तैयार है। मुझे लगता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रत्येक वर्ग का इससे हित होगा और यह राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह सपना है कि उत्तराखंड की ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड जब 25 वर्ष का अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो वह देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो, इसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है और यह ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। देश के और राज्य इससे प्रेरणा लेंगे और वहाँ पर भी इस प्रकार के कानूनों का गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड सरकार ने ये महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय का यह गौरव रहा कि हमारी माननीय कुलपति महोदया इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के एक सदस्य के रूप में उन्होंने, एक शिक्षाविद के नाते उन्होंने अपने दायित्व। तो उत्तराखंड के तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंदर बाघों की समस्या देखी जा रही है। बाघों की लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है। बताते चले कि पूरी तरह से यहां पर बाघों को लेकर काम करने की जरूरत है। लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या से जहां वन विभाग की एक और काफी तरीके से अब काम बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ मानव जीवन भी पूरी तरह से घटना को लेकर यहाँ पर इससे चिंतित है। ग्राफ बढ़ गया है और जो विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वर्ष 2018 में बाघों की गणना के अनुसार यहाँ तराई पश्चिम वन प्रभाग में ही 39 बाघ थे, जो बढ़कर अब 53 हो गए हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है।
संख्या लगातार बढ़ ही रही है, जो कि हमारे संरक्षण और जो भी हमारे वन कर्मियों के दो प्रयास हैं उसके फलस्वरूप लगातार बढ़ रही है संख्या। तराई पश्चिमी की बात करें तो तराई पश्चिमी में वर्ष 2020 में ये 20 में जो आंकड़े जारी हुए थे, डाटा तो वो 2018 का था। 2018 का डाटा जो कि 2020 में जारी हुआ, उसमें जो उस समय इस डिवीज़न में टोटल बाघों की संख्या थी 39, और आज जो इस बार का जो डाटा अभी रिलीज हुआ है उसमें हमारी संख्या निकल के आ रही है 53 बाघ, जो कि हमारे इस तराई पश्चिमी क्षेत्र में हैं, जिसको कि हम इंडिविजुअली हम पहचानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का बाघ है और यहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 53 ही हैं, इसके अलावा भी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं और ऐसे बाघ शामिल नहीं है कि जो कि हमारे किसी कैमरा में नहीं आए हैं। तो लगातार जो संख्या है इससे अधिक हो सकती है, लेकिन 53 तो मिनिमम है ही है। ये का नंबर बढ़ रहा है, आबादी भी जो है हमारे ह्यूमन आबादी भी बढ़ रही है, तो इसमें संघर्ष होना ज़रूरी है, हो ही रहा है संघर्ष, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जितने भी संरक्षण करने वाले लोग हैं उन सबके लिए चुनौती यही है कि किसी भी तरह से इस संघर्ष को रोकना है। सबसे बड़ी बात तो हमारा लोगों से यही अपील है कि जंगल की तरफ को कम से कम जाएं। जंगल जा रहे हैं, ज़्यादातर घटनाएं जो संघर्ष की हो रही हैं वो जंगल के अंदर हो रही हैं। बाहर निकलने के बाद और टाइगर द्वारा या किसी अन्य जानवर द्वारा लोगों को मारने की घटनाएं उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी कि जंगल के अंदर लोग घास लेने, लकड़ी काटने या कुछ और कामों से जाते हैं, तो वहाँ पे ये घटना होनी ही स्वाभाविक ही है। तो इसलिए सभी से अपील ये है कि वो लोग जंगल में ना जाएं, और अगर जाएं भी तो अगर महिलाएं जंगल जा रही हैं तो एक झुंड के साथ जाएं, जहाँ 5-7 महिलाएं इकट्ठे रहें और अपना काम करके जो भी जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करें। होता क्या है कि जब महिलाएं यहाँ से तो जाती हैं और अंदर वहाँ जाने के बाद वो अलग अलग जा कर के अलग अलग हो जाती हैं सब जगह, कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं। तो उस केस में क्या होता है, वो अकेले कोई मिल जाता है जानवर उनको, तो वो जानवर उनको अपना शिकार बना लेता है। तो ये इस तरह से है। बाकी जो मुआवजा है सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष में या फसल क्षति में, पशु क्षति में जो भी मुआवजा है वो बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मुआवजा और उसकी प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है, जैसे ही कहीं कोई घटना होती है तत्काल मुआवजा दिया जाता है। तो अब हमारा प्रयास यही है कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पे रोक लगे और इस पर कम से कम हो ये घटनाएं, और इसके लिए लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। केवल वन विभाग के प्रयास से ही। तो रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ही पनियाला रोड इलाके में ये बड़ा हत्याकांड हुआ था और पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल ने जोगेंद्र हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में जोगेंद्र के बेटे ने छूटरों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 दिसंबर को गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जोगिंदर, इनकी हत्या की गई थी और उसमें काफ़ी जनाक्रोश भी उस समय था लोगों का, क्योंकि बिल्कुल 3 लोग इसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे जिनके द्वारा यह हत्या की गई थी और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार छानबीन शुरू की थी। हजारों सीसीटीवी फुटेज इसमें पुलिस के द्वारा खंगाले गए। अंततः कल इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस ने की है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने जो मुख्य षड्यंत्र किया है, वो इसका ही बेटा जो अनुराग है, उसके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी और उसमें जो लोग शामिल किए गए उसमें प्रिंस खटाना है, जिसके द्वारा लड़के जो प्रोवाइड कराए गए थे जिन्होंने ये हत्या की थी। तो पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग की है। जो वेपन उसमें यूज़ हुए थे, सारे वेपन दोनों वेपन हमें पुलिस को मिल गए हैं और जो व्हीकल जिससे वो लोग आए थे वो भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया है। सभी की अरेस्टिंग की गई है। देहरादून के ही मुख्य घंटाघर चौक पर यहां अक्सर ऑटो विक्रम के भारी संख्या में संचालन की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है और जिससे निपटारा करने के लिए यहां आरटीए की तरफ से बैठक भी की गई, जिसमें क्षेत्र के संचालित होने के बाद व्यावसायिक वाहनों पर जीपीएस लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय का उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ विरोध करता नजर आया। उन्होंने अपनी कुछ मांगे सामने रखी थी जिस पर गौर फरमाने की जरूरत थी। खुला हुआ व्हीकल है, उसमें गेट नहीं है, जीपीएस लगाया जाना उसमें किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है विक्रम और 3 व्हीलर के खिलाफ, तो ये आरटीओ और आरटीए प्रशासन पूंजीपतियों से मिलकर के विक्रम और 3 व्हीलर को तरह तरह से प्रताड़ित कर करके हमको ये बाहर करना चाहते हैं। आज ई रिक्शा चल पड़ा है और चाहे वो ई ऑटो चल पड़ा है। तो आप बताइए, जब ये हजारों की संख्या में ये वाहन चलेंगे तो फिर सड़क पर ये
देहरादून हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।